आज से लगभग 4 लाख साल पहले आइस एज का टाइम चल रहा था। पूरा यूरोप बर्फ से ढक चुका था। उधर दूर दूर कड़कड़ाती ठंड में नियंदरथाल का एक ग्रुप भूख के कारण शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। टेम्परेचर माइनस में था। नियंदरथाल जिनका जन्म यूरोप और पश्चिमी एशिया में हुआ था, वो ठिंगने, गठीले और बेहद मजबूत थे। इनका बॉडी हीट को बेहतर ढंग से बनाए रखने के लिए बना था। आदमियों की एवरेज हाइट लगभग 164 सेंटीमीटर थी और औरतों की 155 सेंटीमीटर के आसपास थी। खाने की तलाश में वो लोग आगे बढ़े जा रहे थे। तभी दूर उनको एक रेंडियर का ग्रुप दिखाई दिया। ग्रुप के मेन शिकारी ने हाथ से इशारा किया और अपने साथियों को आवाज ना करने को कहा और चुपके से धीरे धीरे नजदीक जाकर एक जगह पर बैठ गए जहां से वो लोग घात लगा सकते थे। वो जानते थे कि रेंडियर फुर्तीले होते हैं, इसीलिए उन्हें सीधे और नजदीक से हमला करना होगा। जैसे ही नियंदरथाल रेंडियर के नजदीक पहुंचे, वैसे ही एक ने दहाड़ लगाते हुए सबसे बड़े रेंडियर पर छलांग लगा दी। अगले ही पल बाकी के साथी भी उस रेंडियर पर टूट पड़े और पलक झपकते ही शिकार को पकड़ लिया। अब उनके 2-3 दिन के खाने का इंतजाम हो चुका था। शिकार को उठाकर वो लोग अपनी गुफा में ले गए जहां उनके साथी उनका वेट कर रहे थे। जब ये ग्रुप गुफा में रेंडियर को लेकर पहुंचा तो गुफा में वेट कर रहे उनके साथी ये शिकार देखकर बहुत खुश हो गए। बाद में सब लोगों ने मिलकर इसे खाया। मौसम बाहर बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका था। बाहर से कातिल ठंडी हवा गुफा के अंदर आ रही थी। बाहर बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। सब लोग ठंड में ठिठुरते हुए सो गए। कुछ घंटों के बाद एक बुजुर्ग नियंदरथाल की आंख खुल गई क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने पूरे ग्रुप को जोर से आवाज देकर उठाया और बताया कि बर्फ के कारण गुफा का ओपनिंग पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब उसे जल्दी नहीं खोला गया तो सब लोग दम घुटने के कारण मारे जाने वाले थे। सब लोगों ने मिलकर अपने हाथों से बर्फ को हटाने की कोशिश की। वो जानते थे कि टाइम खत्म हो रहा है। हर सांस सीने पर एक भारी बोझ बन रही थी। ग्रुप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपने हाथों से बर्फ की मोटी परत को पागलों की तरह खोदना शुरू कर दिया। बर्फ टस से मस नहीं हो रही थी। बच्चों की कमजोर सांसें सुनाई दे रही थी। ये अकेलापन और घुटन का एक ऐसा डर था जिसे उन्होंने पहली बार महसूस किया था। तभी एक नियंदरथाल ने बर्फ में एक छोटी सी दरार बना दी। तुरंत ठंडी हवा का पहला घातक झोंका अंदर आया। ग्रुप ने एक साथ जोर से सांस ली। उन्होंने मौत को टाल दिया था। धीरे धीरे नियंदरथाल्स ने गुफा का ओपनिंग पूरा खोल दिया था, जिसके कारण सब लोग अब बाहर निकलने लगे। तभी एक साइबर टूथ टाइगर ने अचानक छोटे से बच्चे पर झपट मारी और उसे लेकर भाग गया। सभी मर्द लोग उस टाइगर के पीछे उस बच्चे को बचाने के लिए भागे। तभी एक दूसरे साइबर टूथ टाइगर ने उन अकेले बुजुर्ग और औरतों वाले ग्रुप पर हमला कर दिया और एक औरत को घायल कर दिया और उसे लेकर घसीटते हुए भाग गया। सब लोग डर के मारे अब गुफा में छुप गए थे। उधर नियंदरथाल्स के इस ग्रुप ने बच्चे को बचाने के लिए टाइगर का दूर तक पीछा किया, पर वो बर्फीले जंगल में कहीं खो गया था। ग्रुप निराश होकर अपनी गुफा की तरफ बढ़ रहा था, पर उनको क्या पता था कि वहाँ भी एक औरत को शिकारी ने उठा लिया है। जैसे ही ग्रुप गुफा के पास पहुँचा तो अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। सब ने जब गुफा में जाकर देखा तो जो मेन लीडर था उसकी औरत को ही एक टाइगर उठा ले गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मातम छा गया हो। कल ही उन्होंने किसी का शिकार करके खाया था और आज उसी की पत्नी और उसके बेटे का शिकार किसी और शिकारी ने कर लिया था। यही सर्वाइवल का नियम है। 2 दिन तक सब लोग गुफा में ही रहे और रेंडियर का शिकार किया था उसे ही खाया और गुजारा किया। 2 दिन बाद जब एक नियंदरथाल ने धीरे से गुफा का ओपनिंग जो बर्फ से ढक चुका था उसमें छोटा सा छेद करके देखा तो साइबर टूथ टाइगर वहीं बैठा था, जैसे उनका ही वेट कर रहा हो। उसने अपने साथियों को बताया कि टाइगर को इस जगह का पता चल गया है। ऊपर से बर्फबारी के कारण अब यहाँ रहना और भी मुश्किल हो जाएगा और शिकार भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए जल्द ही उन्हें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। अगर ये जगह जल्दी नहीं छोड़ी गई तो ये लोग भूख से मारे जाएंगे या फिर बर्फ की वजह से गुफा बंद होने से मारे जाएंगे। बाहर टाइगर उनका वेट कर रहा था। इधर नियंदरथाल ने पत्थर और डंडे साथ में ले लिए। औरतों और बच्चों को बीच में रखकर अलग ही ठिकाने की खोज में गुफा से बाहर निकले। जैसे ही ग्रुप बाहर निकला वैसे ही टाइगर चुपके चुपके शिकार करने के लिए उनके नजदीक आने लगा। इस बार भी टाइगर के निशाने पर एक बच्चा ही था, पर इस बार ग्रुप को भी पता था कि हमला होने वाला है। जैसे ही साइबर टूथ टाइगर ने अटैक करने की कोशिश की वैसे ही ग्रुप के सभी लोगों ने उस पर धड़ाधड़ पत्थर और डंडों से हमले शुरू कर दिए। किसी ने उसकी आंख में पत्थर मारा तो किसी ने उसके सर पर डंडा मारा। टाइगर ने भी एक नियंदरथाल का हाथ अपने जबड़े में पकड़ लिया, पर
सब लोगों के हमले के कारण आखिरकार वो टाइगर मारा गया। जब ये टाइगर मारा गया तो सब लोगों ने टाइगर को खा के बचा हुआ मांस अपने साथ ले लिया ताकि आगे के सफर में भूख लगे तो खुद का पेट भरा जा सके। अब ये ग्रुप बर्फीले रेगिस्तान के बीच अकेला चलता जा रहा था। सफर काफी मुश्किल था, बर्फबारी काफी तेज हो रही थी, सबके पैर बर्फ में धंस रहे थे। ठंड के कारण अब उनकी आंखों के आसपास बर्फ जमने लगी थी। अब रात होने वाली थी और अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली थी जहां आराम से रहा जा सके। अगर रात को यही ठंड में सो गए तो शायद सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। सब लोग थक चुके थे, इसीलिए यही रात गुजारने का एक खतरनाक फैसला लिया। सब लोग पेड़ के नीचे एक दूसरे से चिपक कर सो गए। रात के टाइम बहुत बर्फबारी हुई, लेकिन पेड़ के नीचे होने की वजह से उन पे डायरेक्ट बर्फ नहीं गिरी। सुबह हुई तो देखा ग्रुप के दो बुजुर्ग ठंडी को सह नहीं पाए और ठंड के कारण मारे गए। इनके पास मातम मनाने का टाइम भी नहीं था, इसीलिए ग्रुप ने इन्हें यही छोड़ने का फैसला किया और चलते चलते आगे निकल पड़ा। दूर उन्हें एक बहुत बड़ा मेमत दिखा। खाना तो खत्म हो चुका था और इतने बड़े मेमत का शिकार करना मतलब मौत को दावत देने जैसा था। भूख की वजह से इस ग्रुप ने मेमत का शिकार करने का फैसला लिया। चुपके सब लोग मेमत के करीब आए और सब ने पत्थर और डंडे उठा लिए। सब ने मेमत को घेर लिया और पत्थरों और डंडों से हमला शुरू कर दिया, पर मेमत ने एक को अपने पैर से कुचल दिया। सब लोग बिना रुके मेमत के मुंह और उसके पेट पर हमले करते रहे, लेकिन मेमत की चमड़ी इतनी मोटी थी कि उनके हमले इस पर ज्यादा असर नहीं कर सके। बहुत देर तक लड़ाई चली, पर ऐसे पत्थरों और डंडों से मेमत को हराना नामुमकिन था। तभी मेमत ने एक और नियंदरथाल को अपने पैर में कुचल दिया और वहाँ से भाग गया। भूख के कारण सब लोग थके हुए थे, ऊपर से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद भी उनको खाना नसीब नहीं हुआ और ऊपर से बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। साथ में उन्होंने अपने दो साथियों को भी खो दिया था। ग्रुप ने अपने दो साथियों को उसी बर्फ में छोड़ दिया और आगे बढ़े। वापस बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन ग्रुप हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। सब लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे, पर जिंदा रहने के लिए आगे बढ़ते रहना जरूरी था। एक नियंदरथाल ने दूर एक हिरण को देखा जो इस कातिल ठंड में जम चुका था। उसने अपने साथियों को ये दिखाया। सब ने देखा तो हिरण पूरा जम चुका था और उसके आसपास पूरी तरह से बर्फ जम चुकी थी। सब लोगों ने फटाफट पत्थरों से बर्फ को तोड़ा और उस जमे हुए हिरण को बाहर निकालकर एक पेड़ के नीचे ले गए। इन लोगों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए ये तो उनके लिए कोई पार्टी से कम नहीं था। सब ने पेट भरकर खाना खा लिया और बचे हुए मांस को अपने साथ ले लिया और आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही 3-4 दिन तक चलते चलते वो एक जगह पहुँचे जहाँ बर्फबारी कम हो रही थी। अचानक पेड़ के पीछे से उनके आसपास उनके जैसे ही नियंदरथाल आके खड़े हो गए। शायद वो इलाका उनका था। दोनों ग्रुप के बीच बातचीत हुई और ये लोग इन्हें लेकर अपने गुफा में ले गए और उन्हें खाना दिया। सब लोग अब साथ में रहने लगे थे और साथ में शिकार ढूंढने लगे। रोज का एक ही काम था, जानवरों का पीछा करना, शिकार करके खाना खाना, जड़ें खोदना और कुछ भी करके ऐसा ढूंढना जिससे पेट भर सके। हाथों में बस टूटे फूटे पत्थर थे और दिमाग धीरे धीरे तेज हो रहा था। वो लोग पत्थरों को एक दूसरे से मारते और एक दिन उन्होंने देखा कि एक कोने से पत्थर की धार निकलती है और पत्थर नुकीला हो जाता है। उस दिन पहला औजार बना था, छोटा पर खतरनाक। अब वो मांस को काट सकते थे, हड्डियां तोड़ सकते थे और खाल को छील सकते थे। यहीं से उनके सोचने का दौर शुरू हुआ। हजारों साल बीतते गए और नियंदरथाल का दिमाग धीरे धीरे डेवलप होने लगा था। लगभग 3.5 लाख साल पहले ठंड और अंधेरे ने उनके धैर्य की सीमा तोड़ दी थी। कई बार जंगलों में बिजली गिरने के कारण आग लग जाती थी और पेड़ों को जलते देखकर वो दूर से घबरा जाते और छिप जाते। पर एक दिन बिजली पास के पेड़ पर गिरी और आग की लपटें उठी। नजदीक जाने से गर्मी लगने लगती थी। एक नियंदरथाल धीरे धीरे उसके पास गया। उसने इस ठंड में गर्मी महसूस की। उसने अपना हाथ उस आग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन हाथ जलने लगा। फिर भी उसने कुछ भी करके जलती हुई लकड़ी को उठाया और अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। सब लोगों ने अब धीरे धीरे लकड़ियां इकट्ठा कर ली और इस आग में लकड़ी को डालते रहे। उस दिन इंसान ने पहली बार नेचर की शक्ति को बचा कर रखा। कई दिनों तक उस आग को बुझने नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें लकड़ियां डालते रहते और राख को हिलाते रहते थे। एक बार उन्होंने ये भी देखा कि औजार बनाते वक्त जब पत्थरों को टकराते हैं तो एक वैसी ही चिंगारी निकलती है जैसी ये आग है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद इससे आग जलाई जा सकती है। उन्होंने 2 पत्थर को टकराया और चिंगारी निकली, पर बड़ी आग नहीं जली। फिर उन्होंने सोचा कि आग को लगातार जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए। एक नियंदरथाल ने देखा था
कि सूखी घास जल्दी जल जाती है, इसीलिए वो सूखी घास ले आया। जैसे ही दो पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी निकली तो सूखे घास के ढेर ने आग पकड़ ली। गुफा में रोशनी फैली और वही दिन था जब नियंदरथाल के अंधेरे युग का अंत हुआ। अब वो सिर्फ जीव नहीं रहे, वो सोचने वाले इंसान बन चुके थे। उन्होंने आग पर कंट्रोल करना सीख लिया था। ये लोगों ने लकड़ी के डंडों पर नुकीले पत्थरों को बांधा और भाले बनाए। एक बार झुंड बनाकर मेमोथ को घेर लिया और आग से उसे डरा डरा कर कोने में ले गए और उसके पैरों पर नुकीले पत्थरों से हमला कर कर उसे गिरा दिया। इतने बड़े मेमोथ को वो लोग घसीट कर गुफा में ले गए और सब लोगों ने इसे खाया। बच्चे हड्डियों से खेलते और बड़े लोग आग के पास बैठकर खाल को चीर कर बर्फ से बचने के लिए कपड़े बनाते। अब उनके पास खाना, रहने के लिए गुफा और शिकार के लिए स्ट्रेटेजी डेवलप हो चुकी थी। सालों साल ऐसे ही बीतते रहे और करीब 2 लाख साल पहले नियंदरथाल ने अपनी गुफा के जीवन को अरेंज करना शुरू कर दिया। अब वो लोग मिट्टी को लेवल करते, पत्थर और लकड़ी से बैठने की जगह बनाते। गुफा के बीचों बीच आग हमेशा जलती रहती। एक दिन कच्चा मांस खाते खाते मांस आग में गिर गया। थोड़ी देर बाद लकड़ी के टुकड़े से मांस को बाहर निकाला गया। अब उस मांस को जैसे ही खाया तो मांस एकदम टेस्टी लगने लगा था। उसने सबको बताया कि पेट भी हैवी नहीं लगता क्योंकि पका हुआ मांस आसानी से पच जाता है। यानी अब वो अपने शरीर और खाने के बीच के संबंधों को समझने लगे थे। धीरे धीरे सब लोग अब मांस को पका कर खाने लगे थे। उनका यही काम था, सुबह शिकार, दिन में औजार बनाना और रात को आग के पास बैठकर परिवार के साथ बातें करना। धीरे धीरे उनमें इमोशन और आर्ट डेवलप होने लगी थी। उन्होंने गेरू जैसी मिट्टी से शरीर पर रंग लगाना शुरू कर दिया, शायद किसी पहचान या रस्म के लिए। उन्होंने अपने मरे हुए साथियों को दफनाना शुरू कर दिया था। मिट्टी में शरीर के साथ खाना, औजार या पत्थर रखते, मानो उन्हें किसी दूसरी दुनिया की यात्रा पर भेज रहे हो। इससे पता चलता है कि उन्होंने मृत्यु और आत्मा को समझना शुरू कर दिया था। नई पीढ़ी और भी समझदार बनती गई और हजारों साल बीतते गए। नियंदरथाल ने गुफा से बाहर निकलकर झोपड़ियां और तंबू बनाना सीख लिया था। वो लकड़ी और जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल कर ढांचा खड़ा करते और ऊपर से खाल डाल देते और पूरी झोपड़ी जैसा बना देते थे जिसमें आराम से रहा जा सके। अगर कोई बड़ा शिकारी अचानक हमला करे तो आग दिखाकर उन्हें भगा देते थे। आग जैसे उनकी जिंदगी बन गई थी। एक दिन उन्होंने एक बड़े राइनो को घेर लिया और उसे बर्फ में फिसला कर गिरा दिया। उसके गिरने के बाद उस पर हमला करके उसे मार गिराया। एक साथ शिकार करने का यही फायदा था कि वो बड़े से बड़े जानवर को आराम से मार गिरा सकते थे। सालों साल बीतते गए और नियंदरथाल डेवलप होते रहे। तकरीबन 45,000 साल पहले ये ग्रुप एक शिकार पर निकला था तो दूर उन्हें एक गुफा दिखी। ये ग्रुप धीरे धीरे इस गुफा के पास गया। गुफा से धुआं निकल रहा था क्योंकि उसमें आग जल रही थी। सब लोगों ने पेड़ के पीछे से पहले देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन देर तक इंतजार करने के बाद इसमें से निकले होमो सैपियंस जो हाइट में उनसे लंबे थे। दोनों ग्रुप के लोगों ने अब एक दूसरे को देख लिया था। ये थी दुनिया की सबसे पहली 2 मानव प्रजातियों की मीटिंग। अब कहानी शुरू होती है अफ्रीका से। आज से करीब 45,000 साल पहले जब अफ्रीका की नदियां सूखने लगी तब इंसान को पहली बार एहसास हुआ अब जिंदगी के लिए लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई शुरू हुई एक सफर से जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। यही वो ऐतिहासिक पल था जब इंसान ने पहली बार अफ्रीका की सीमाएं पार की और धरती पर अपनी कहानी लिखना शुरू कर दी। 30 से 35 लोगों का ग्रुप एक नई जमीन की खोज में चलते चलते निकल पड़ा। रात को जब वो सफर पर थे तब दूर रेगिस्तान में किसी जानवर की लाल आंखें चमक रही थी। एक बोला, वो शेर है। सबने पत्थर और मशाले उठाई। अचानक एक अरेबियन लेपर्ड झाड़ियों के पीछे से निकला। 2-3 लोगों ने तो भाले चलाना शुरू कर दिए, पर वो छलांग लगाकर एक आदमी के ऊपर गिर पड़ा और उस आदमी को घायल कर दिया। उस दरमियान इंसानों ने उस पर हमला करना जारी रखा और आखिर में उन्होंने उसे मार गिराया। मगर वो रात हर किसी के दिल में दर्ज हो गई। उन्हें समझ में आ गया था कि नई जमीन की खोज अब जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी है। पर ये तो कुछ भी नहीं था। इनके साथ जो आगे होने वाला था वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। ये लोग ईस्ट अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथियोपिया से निकले थे और रेड सी के पतले हिस्से से गुजर गए। उस वक्त समंदर का लेवल बहुत कम था, इसीलिए कुछ लोगों ने लकड़ी की छोटी राफ्ट बनाई और कुछ लोग पैदल ही निकल पड़े। जब वो समुद्र पार कर रहे थे तब अचानक तेज हवाएं चलने लगी, लहरें उछलने लगी और एक राफ्ट
देखते ही देखते पलट गई और 2 आदमी लहरों में बह गए। बाकी लोगों ने रस्सी के सहारे एक दूसरे को पकड़ रखा और किसी तरह किनारे पहुंच गए। पहली बार इंसानों ने देखा कि समुंदर जितना खूबसूरत है उतना निर्दयी भी। समुंदर के उस पार था अरेबियन पेनिनसुला। ये था इंसानों का अफ्रीका के बाहर पहला कदम। जमीन अलग थी, हवा अलग थी और शिकार नए थे। छोटे गैजेल्स, वाइल्ड शीप और ड्राइड प्लांट्स। उन्होंने वहीं अपना कैंप बनाया और पहली बार अफ्रीका के बाहर आग जलाई। पर रात होते ही आग की रोशनी के चारों ओर रेगिस्तान की रेत में हलचल हुई। सैकड़ों स्कॉर्पियन और सैंड स्नेक बाहर निकल आए। औरतें बच्चों को उठाकर पीछे हटी। एक शिकारी ने मशाल उठाकर चारों ओर आग का गोला बना दिया। पहली बार आग सिर्फ गर्मी नहीं, प्रोटेक्शन भी बनी। धीरे धीरे अब वो लोग तुर्की और बाल्कन के पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए पहली बार यूरोप की धरती पर पहुंचे। ये लोग बहुत गर्म जगह से आए थे, इसीलिए उन्हें चलते चलते ठंड लगने लगी थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी पतली स्किन बर्फीली ठंड में दम तोड़ने वाली है। उनके पास ना तो कंबल था, ना ही ठंड के सामने प्रोटेक्शन दे वैसे कपड़े। ठंड में ठिठुरते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। हिम्मत करके वो लोग चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। आगे हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। दूर पहली बार उन्होंने सफेद जमीन देखी। वो लोग ये देखकर हैरान रह गए थे कि व्हाइट कलर की भी जमीन होती है, पर असल में वो बर्फ थी। उनकी पतली स्किन अब वो खतरनाक बर्फीली ठंड सह नहीं पा रही थी। उनके बालों पर अब बर्फ जमने लगी थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर 3-4 लोगों ने ठंड के कारण दम तोड़ दिया। ग्रुप अब निराश हो चुका था और अब पीछे लौटना भी नामुमकिन था, क्योंकि वो लोग बहुत दूर चले आए थे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और बीच में ये ग्रुप। ठंडी हवा सबकी छाती चिर रही थी। टेम्परेचर माइनस में था। अब अगर कुछ पहना नहीं या शेल्टर नहीं मिला तो कुछ ही घंटों में सब लोगों की मौत हो जाएगी। ये लोग ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक चिपक के आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक नदी जमी हुई मिली। एक आदमी ने जैसे ही उस पर पैर रखा तो बर्फ टूट गई और वो बर्फीले पानी में गिर गया। बाकी लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, पर ठंड इतनी थी कि उसकी सांसें जमने लगी। किसी तरह उसे बाहर खींचकर निकला गया, मगर वो फिर भी नहीं बच पाया। ये पल ने सबको याद दिलाया कि ये धरती किसी को नहीं बख्शती। और एक नौजवान ने दूर से एक गुफा देख ली और उसने सबको बताया कि फटाफट वहाँ चलो, वरना थोड़े टाइम के अंदर ही सब लोग ठंड से मारे जाएंगे। ठंड से बचने के लिए सब लोग भागकर गुफा के अंदर घुस गए और लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जला दी। गुफा में वो ठंडी हवाओं से तो बच गए थे। सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगे कि अगर ये गुफा ना मिलती ना तो शायद सब लोग मारे जाते। उन्हें अब पता चल गया था कि ठंडी में ये आग ही है जो उनकी जान बचा सकती है। उन्होंने गुफा में कैंप लगाया, लेकिन वो गुफा के बाहर ध्यान से देखना भूल गए कि गुफा की दीवारों पर खरोंचें थी। उन्हें क्या पता था कि गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा भालू सोया हुआ है। सब लोग आराम से अब सो रहे थे। तभी गुफा के अंदर से एक गरज गूंजी और सब उठ गए। तभी बिजली की तरह भालू ने एक आदमी पर अटैक कर दिया और उसे पटक कर उसे खाने की कोशिश करने लगा। उसके साथियों ने पत्थर का भाला भालू के मुंह में घुसा दिया। भालू ने आखिरी दहाड़ मारी और गिर पड़ा। पूरा ग्रुप घबराया हुआ था और अपने घायल साथी को सहारा दे रहा था। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह हो गई। ये पहली रात थी कि कोई भी डर के कारण सोया नहीं था। अब सब लोग गुफा के बाहर निकले, पर गुफा के बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी। आसमान धुंधला था और सूरज दिखाई भी नहीं देता था। सब लोग वापस गुफा में घुस गए। कुछ दिनों तक तो उन्होंने उसी भालू को खाया, पर उन्हें लगा कि ऐसे तो खाना भी खत्म हो जाएगा और ठंड के कारण मारे भी जाएंगे। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस ठंडी में गुफा के बाहर निकले। पर जैसे ही खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तब कुछ लोग हिम्मत करके खाने की तलाश में गुफा से बाहर निकले। बाहर निकल के देखा तो घाटियों में सिर्फ बर्फ की चादरें फैली थी, लेकिन साइड में कुछ परछाइयां पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। ये इंसानों जैसी दिखती थी, पर थोड़ी अलग। उनके शरीर मोटे, गर्दन छोटी और चेहरे चौड़े थे। वो थे निएंडरथाल्स, इस बर्फीली दुनिया के असली मालिक। निएंडरथाल्स ने भी उन्हें देखा। पहली मुलाकात में दोनों लोग डर गए। कई घंटों तक दोनों एक दूसरे को दूर से देखते रहे, लेकिन भूख, ठंड और जिज्ञासा ने डर तोड़ दिया। एक निएंडरथाल्स आगे आया और अपने हाथ में पकड़ा भुना मांस होमो सैपियंस की तरफ आगे बढ़ाया। इधर होमो सैपियंस ने धीरे से अपने थैले से सूखे बेर निकाले और निएंडरथाल्स को दिए, और इस तरह इतिहास की पहली मानव मुलाकात हुई। रात में दोनों ग्रुप गुफा में आग के पास बैठे थे और अचानक दूर जंगल से डायर वल्फ की आवाज सुनाई दी। निएंडरथाल्स नौजवान ने आग में लकड़ी डाली और सेपियंस ने भाले को आग में गर्म किया। भेड़ियों की आंखें आग की रोशनी की तरह चमकने लगी और भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया।
कुछ लोग घायल हुए पर उन्होंने भेड़ियों को मार भगाया। अब दोनों मानव प्रजातियां एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन रही थी। धीरे धीरे लैंग्वेज की जरूरत खत्म होने लगी क्योंकि हाथों और इशारों से वो एक दूसरे को समझने लगे थे। निएंडरथाल्स ने दिखाया कि कैसे जानवर की हड्डी से सुई बनाकर मोटी खाल को सिया जाता है और इस बर्फीली कंडीशन में सरवाइव किया जाता है। और फिर उन्होंने इस खाल से कपड़े बनाकर होमो सेपियंस को दिए ताकि वो इस कातिल ठंडे एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सके। होमो सेपियंस ने भी दिखाया कि कैसे पत्थर को तेज धार में तोड़कर हथियार बनाए जाते हैं। आग के पास बैठकर दोनों ग्रुप एक दूसरे की दुनिया देखते रहते। अगली सुबह जब सब लोग गुफा से बाहर निकले तो दूर बर्फ के बीच एक वुली राइनो चल रहा था। लोगों ने सोचा कि इसे मारकर हफ्तों तक खाना मिल जाएगा। 3 शिकारी आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही हवा बदली राइनो ने उन्हें सूंघ लिया। उसने पैर पटकते हुए उन पर ही हमला कर दिया। उसकी दौड़ से बर्फ उछल पड़ी। एक शिकारी तो उसके नीचे दब गया। बाकी 2 ने भाले उसके गर्दन में घुसा दिए और वो गरजता हुआ वहाँ पर गिर पड़ा। अब इसे उठाकर वो लोग गुफा में ले गए और सोचा कि इससे कई दिन तक पेट भर जाएगा। पर उनको क्या पता था कि उसका खून दूर से एक शिकारी ने सूंघ लिया है और वो इनकी गुफा की तरफ खींचा चला आ रहा है। सब ने खाना खाया और एक दूसरे से बातें करते करते धीरे धीरे सब लोग सो गए। तभी बाहर से एक दहाड़ गूंजी। वो था वुली लायन। वो खून सूंघता हुआ गुफा के ओपनिंग तक आ पहुंचा था। निएंडरथाल्स ने तुरंत आग की मशाल उठाई, लेकिन शेर ने हमला कर दिया। उसके पंजे ने एक आदमी की छाती को फाड़ दिया और वहीं उसे मार गिराया। इंसानों ने जलता हुआ भाला फेंका और आग की नोक शेर की आंख में घुसा दी, जिससे वो शेर भाग गया। होमो सेपियंस और निएंडरथाल साथ में सरवाइव करने लगे थे। होमो सेपियंस को अब इस धरती का डर नहीं था क्योंकि निएंडरथाल्स इस धरती को अच्छे से जानते थे और वो उनके साथ थे और उन्हें कब कहां क्या करना है ये धीरे धीरे पता लगने लगा था। दूर बर्फीले मैदान में एक बड़ा वुली मेमोथ दिखा जिसके दांत तलवारों जैसे मुड़े हुए थे। शिकारी ग्रुप ने उसे घेरा और आग की लपटों से उसे एक तरफ भगाना शुरू कर दिया। मेमोथ चीखा और भागा। उन्होंने उसे ढलान की तरफ भगाया जिसके कारण वो फिसलने लगा और पूरी बर्फ टूट पड़ी और वो भी गिर गया। मेमोथ जैसे ही गिरा सब लोगों ने भालों से उस पर हमला करके उसे मार गिराया। धीरे धीरे सब लोग उसे खींच खींच कर गुफा की तरफ ले जा रहे थे कि तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक सैबर टूथ टाइगर निकला। 2 फीट लंबे दांत वाला, मानो जैसे सबसे बड़ा शिकारी वही है। उनके सामने वो आ गया। उसने तुरंत एक आदमी को झपट्टा मार कर गिरा दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। बाकी लोगों ने उसे बचाने के लिए उस पर भालों से हमले किए और उस पर आग फेंकी। आग के कारण वो भाग गया, पर जिस पर उसने हमला किया था वो नौजवान मारा जा चुका था। उसे बाद में वही बर्फ में दफना दिया गया और बड़े मेमोथ को खींच खींच कर गुफा में लाया गया। वहाँ कई हफ्तों तक उसे पकाकर खाया गया। महीने बीतते गए और निएंडरथाल्स और होमो सेपियंस अब एक दूसरे के साथ रिश्ते बांटने लगे। निएंडरथाल्स औरतों ने होमो सेपियंस पुरुषों से बच्चे पैदा किए। वो बच्चे अलग थे, चेहरे निएंडरथाल्स जैसे और दिमाग होमो सेपियंस जैसा। ये वही बच्चे थे जो फ्यूचर में पूरी मानव जाति के खून में घुल जाने वाले थे। आज हर यूरोपियन और एशिया के डीएनए में लगभग 1 से 2% निएंडरथाल्स के जीन है। ये इन्हीं संबंधों की देन है। धीरे धीरे उन्होंने इस ठंडी दुनिया में रहना सीख लिया और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई। निएंडरथाल्स और होमो सेपियंस मिलकर शिकार करने लगे। अब उनके पास नए हथियार थे, पत्थर की धारदार ब्लेड, हड्डी की सुई, जानवरों की नसों से बनी रस्सियां। अब सिर्फ वो शिकार नहीं करते थे, गुफा में अपनी कला भी सजाते थे और आग को हर तूफान में जिंदा रखते। धीरे धीरे ये छोटे ग्रुप घाटियों और गुफाओं में बस्ती बसाने लगे। हर एक बस्ती में 30 से 40 लोग रहते। ठंड में गुफा में रहते और गर्मियों में खुले मैदान के पास झोपड़ियों में रहते। हर गुफा की दीवारों पर अब उन्होंने जानवरों के पेंटिंग बनाना शुरू कर दिए। उनका मानना था कि ऐसे जानवरों को ड्रॉ करने से डर नहीं लगेगा। समय गुजरता गया और निएंडरथाल्स की संख्या कम होने लगी। बीमारियां, ठंड और बदलता मौसम उन्हें धीरे धीरे मिटा रहा था। आखिरी बार सिर्फ एक निएंडरथाल्स बर्फ में अकेला बैठा था। उसका पूरा कबीला मर चुका था। होमो सेपियंस में से एक उनके पास गया और उसकी हथेली में आग के कोयले रखे और बोला, ये आग अब हमारी है। लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथाल्स पूरी तरह से विलुप्त हो गए, पर उनके बच्चे जो होमो सेपियंस से जन्मे थे वो बचे रहे। उन्होंने आगे चलकर यूरोप की पहली सभ्यता बनाई। ये थी होमो सेपियंस और निएंडरथाल की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।